हेलो गाइस। तो आज हम शॉर्ट रिवीजन करेंगे। तो इसमें हम ना जितनी भी बेसिक बेसिक डेफिनेशन है वेक्टर्स की, गर्ल डाइवर्जेंस, वो हम सब इसमें क्या है रिवाइज कर लेंगे, क्विकली रिवाइज कर लेंगे। तो आपको इससे मतलब एग्जाम के लिए प्रिपेयर आप हो जाओगे। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। अब गाइस इसे स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि वेक्टर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, वेक्टर में होती है डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। ओके, तो गाइस इसे स्केलर प्रोडक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम दो वेक्टर की स्केलर प्रोडक्ट करते हैं तो हमें सिर्फ स्केलर क्वांटिटी ही मिलती है। ओके, कॉस थीटा। ठीक है, तो जो ये है इसे हम कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड मॉड ऑफ बी को कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ये वो वाला मॉड नहीं है कि मॉड के अंदर जो डिजिट आते हैं वो पॉजिटिव हो जाते हैं, बट इसका मतलब है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर है और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर है, तो इससे आप कंफ्यूज मत होना। ओके, और थीटा है इसके बीच का एंगल। लाइक अगर ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर ये है तो जो थीटा है इसके बीच का एंगल है। तो गाइस इसका एंगल ये भी तो हो सकता है, ये वाला ए और बी के बीच का एंगल, बट हम क्या लेते हैं, जो थीटा होना चाहिए वो 0 से 180 डिग्री के बीच में होना चाहिए। ओके, तो गाइस मैग्नीट्यूड का मतलब समझ गया ना। मैं एक एग्जांपल से आपको बता भी देती हूँ। जैसे अगर ए वेक्टर आपको दिया है 2i कैप प्लस जे कैप, है ना, प्लस के कैप, तो गाइस इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ना वो होगा अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ओके, तो मैग्नीट्यूड का मतलब ये होता है। ठीक है, इस तरह से हम मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। अब आती है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो इसे वेक्टर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि टू वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट करने पर हमें वेक्टर ही मिलता है, तो इसलिए इसे वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। और ये जो क्रॉस है ये क्रॉस का साइन है ए क्रॉस बी। ओके, तो गाइस अगर आपको दो वेक्टर दिए हैं ए वेक्टर एंड बी वेक्टर और उनके बीच का जो एंगल है वो थीटा है, इस बार भी आपको 0 से 180 डिग्री के बीच में लेना है। ओके, तो गाइस तो जो इसका वो होता है मॉड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। एन कैप होता है परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। तो इनके अगर मैं सही से बनाऊं तो ये होता है ए और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर होता है। मतलब वो ए से भी 90 डिग्री का एंगल बनाता है और बी से भी वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। मतलब ये ए और बी के कौन से होते हैं, एक प्लेन में होता है। और जो ये एन वेक्टर होता है ये यूनिट वेक्टर होता है और इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। ओके, तो जो जब हम इसकी क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमें जो मिलता है एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है, तो इसलिए इसे हम वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं और इसका फॉर्मूला ये होता है। तो इसको आप देख सकते हैं। ओके, तो गाइस हम पढ़ते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब गाइस अभी हम टू वेक्टर की डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट देख रहे थे। ओके, अब अगर तीन वेक्टर आ जाए तो थ्री वेक्टर की स्केलर प्रोडक्ट कैसे होती है? तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी से, है ना। The scalar triple product of three vectors defined as the dot product of the vector with the cross product of other two vector. Okay, तो इसको हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं और इसको प्रोडक्ट करने पर हमें स्केलर क्वांटिटी मिलती है। ओके, और गाइस अगर आपको डिटर्मिनेंट फॉर्म इसकी जो वैल्यू होती है, तो अगर आपको ए वेक्टर दिया है वो इस टाइप का, बी वेक्टर सी वेक्टर, तो इसकी जो वैल्यू होती है डिटर्मिनेंट ऑफ ए1 ए2 ए3 बी1 बी2 बी3 C1 C2 C3। ओके, और गाइस जो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होती है इसका ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन क्या होता है कि ये जो है इसकी जो वैल्यू आती है ये क्या बताती है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड। ओके, ये जैसे मतलब 2D में आपका पैरेललोग्राम होता है तो ऐसे 3D में होता है, तो उसका वॉल्यूम बताती है। ओके, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ओके, अब इसकी साइक्लिक प्रॉपर्टी क्या होती है? लाइक आप ना एक ऐसे बना लो सर्कल, है ना, आप यहाँ ए लिख लो, बी लिख लो और सी लिख लो। ओके, अगर इसी साइकिल में होगा तो वो इक्वल होगा। लाइक जैसे अगर हम ए से बी और सी पे जा रहे हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू अगर हम बी से जा रहे हैं बी डॉट सी क्रॉस ए,
ई डॉट सी क्रॉस ओके, तो वो इक्वल होगा। बट अगर हम इसको उल्टा चेंज कर लेते हैं, जैसे अगर हम लिखें, जैसे हम ए से बी, ए के बाद क्या आता है, बी आता है, बी के बाद सी आता है, लेकिन अगर हम ए के बाद सी लिखें, लाइक ऐसे ए डॉट सी क्रॉस बी, तो गाइस ये जो इक्वल होगा ना, ये माइनस के इक्वल होगा इन सबके, ओके, क्योंकि हमने डायरेक्शन क्या करती, चेंज करती। तो गाइस इसकी साइक्लिक प्रॉपर्टी आप इस तरीके से भी देख सकते हैं, ओके। अब गाइस स्केलर प्रोडक्ट देख लें। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है, ओके। तो जो कोप्लेनर वेक्टर होते हैं, तो अगर कोई 3 वेक्टर आपको दिए और वो कोप्लेनर है, ये वो 2 वेक्टर है, तो गाइस उनका मतलब क्या होता है, उनका मतलब होता है कि वो एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, ए वेक्टर भी, बी वेक्टर भी, सी वेक्टर भी। तो गाइस मैं आपको एक डायग्राम से समझाने की कोशिश करती हूँ। गाइस ये देखिए डायग्राम। तो गाइस इसमें आप देख सकते हैं, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस है, और ये आपका क्या है, एक प्लेन है ना, ये आपका प्लेन है। अब आप देख सकते हैं ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर एक ही प्लेन में है, ओके, इसी प्लेन में लाई कर रहे हैं और कहीं भी नहीं है। तो अगर तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में लाई करते हैं तो उसे हम कहते हैं कोप्लेनर वेक्टर, ओके। और अगर आपको चेक करना हो कोप्लेनर वेक्टर कैसे चेक करते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, अगर ए डॉट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आ जाती है, तो ये जो कोप्लेनर वेक्टर होता है, जैसे आप इस वाले एग्जाम्पल को भी देख सकते हैं, 1 2 0 2 1 0 3 3 0। तो गाइस इसका डिटरमिनेंट 0 आ रहा है, मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो गाइस ये तीनों वेक्टर क्या है, कोप्लेनर है। तो ऑल 3 वेक्टर लाइन इन एक्स वाई प्लेन, सो दे आर कोप्लेनर वेक्टर्स, ओके। उसके बाद अगर आपको कोई 2 वेक्टर गिवन हो, तो उसकी लाइन की, किसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आप कैसे लिख सकते हैं, तो कैसे लिख सकते हैं, जो लाइन के इक्वेशन होते हैं वो 2 फॉर्म में लिख सकते हैं, एक तो वेक्टर फॉर्म होता है और एक होता है कार्टेशियन फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो गाइस मैं अपने एग्जांपल से समझाती हूँ। लाइक आपको कोई पी वेक्टर दिया है, लाइक आप मान सकते हैं x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप, और आपको कोई क्यू वेक्टर दिया है x2 i कैप, y2 j कैप, z2 k कैप, ओके। तो गाइस इसकी जो वेक्टर फॉर्म होती है वो होती है आर वेक्टर इक्वल टू पी वेक्टर, है ना, प्लस लैम्डा, लैम्डा कोई भी कांस्टेंट है, ओके, क्यू वेक्टर माइनस पी वेक्टर, ओके। तो किसी भी वेक्टर फॉर्म अगर 2 वेक्टर दिए हो, तो उसकी वेक्टर फॉर्म में लाइन की इक्वेशन आप इस तरीके से लिख सकते हैं। और लेकिन अगर आपको कार्टेशियन में लिखना है, तो गाइस जिस पॉइंट से वो होके जा रहा है और उसकी डायरेक्शन रेशियो आपको अपॉन में लिखना है। तो गाइस x माइनस x1 y1 z1, x1 y1 z1 से वो होके जा रहा है, और अपॉन में उसकी क्या लिखना है, डायरेक्शन रेशियो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, ओके। तो इस तरीके से आप जो है लाइन की इक्वेशन बता सकते हैं कार्टेशियन फॉर्म में भी, ये किसमें है, कार्टेशियन फॉर्म में, और ये किसमें है, वेक्टर फॉर्म में, ओके। अब आता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तो हमने पढ़ लिया, अब वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, तो गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में जो है इससे क्वेश्चन आता है। आपको इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम किस तरीके से लिखते हैं। मैं आपको एक बार लिखना बता देती हूँ। तो इसको लिखना होता है ए से पहले सी के पास जाओ डॉट प्रोडक्ट में, ए डॉट सी, बी वेक्टर बाहर, ओके, माइनस, फिर ए से बी के पास जाओ, ए डॉट बी वेक्टर और बाहर सी वेक्टर, ओके। अब अगर ऐसे लिखा हो ए वेक्टर बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, तो इसका मतलब क्या होता है, सी से पहले ए के पास जाओ,
तो गाइस ये हो जाएगा सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, बाहर क्या आ जाएगा वी वेक्टर माइनस, फिर सी से किसके पास जाओ, बी के पास जाओ, सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बाहर क्या आ जाएगा ये वेक्टर। ओके, तो गाइस इस तरीके से आप इसको, इसके फॉर्मूले को लिख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको रिमेम्बर करना है, ठीक है। अब ये जो क्रॉस प्रोडक्ट होते हैं ये एसोसिएटिव नहीं होते, मतलब ये इसके इक्वल नहीं होते हैं, ओके, मतलब हो भी सकता है लेकिन इन जनरल नहीं होता है, ओके। अब वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर, अभी हमने थ्री वेक्टर्स की वेक्टर प्रोडक्ट देखी थी, अब फोर वेक्टर की वेक्टर प्रोडक्ट क्या होते हैं, ओके। तो इसमें भी ऐसे ही करना है, लाइक मैं आपको बता देती हूँ, लाइक ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी, ओके, इसको लिखना है, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, तो ये सबसे पहले क्या करेंगे आप, ए क्रॉस बी और क्रॉस सी क्रॉस डी, तो गाइस सबसे पहले जो ए भी जाएगा ना, इसमें पूरा ये जाता है, ए भी जाएगा सबसे पहले डी के पास, ओके, तो गाइस ये ए बी डी और सी बाहर, हाँ, जो अभी बताती हूँ, फिर ए बी किसके पास जाएगा, सी के पास जाएगा, ई बी सी और डी वेक्टर, गाइस अब आप देखोगे कि ये क्या लिख रखा है मैंने, ब्रैकेट में लिख रखा है ए बी डी, इसका मतलब क्या है, तो गाइस जी जो स्केलर प्रोडक्ट होती है ना, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अभी हमने पढ़ी थी, ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होती है ना, ए डॉट बी क्रॉस सी, तो गाइस इसको हम इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, ओके, तो वही लिखा हुआ है, देखो वेयर ए बी सी, इसमें प्रेजेंट है ए डॉट बी क्रॉस सी, और ए बी डी क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए बी डी इक्वल टू ए डॉट बी क्रॉस डी, ओके, तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स। अब आता है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर, ओके, अभी हमने वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर, अब स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर क्या होता है, तो गाइस इसमें कुछ नहीं है, ए डॉट बी, जैसे आपको रिमेम्बर होगा कि जब हमने थ्री वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट बनाया था, तो इसमें भी डिटरमिनेंट से सॉल्व कर रहे थे, तो इसको भी आप डिटरमिनेंट से सॉल्व कर सकते हो, लाइक ए डॉट सी ए डॉट डी, मतलब ए को पहले सी के साथ, फिर ए को डी के साथ, फिर नीचे लिखोगे बी डॉट सी एंड बी डॉट डी, ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ओके। नोट, अगर आपको एरिया मतलब दो वेक्टर दिए हो क्वेश्चन में, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिया हो, तो गाइस इस तरीके से आप एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल सकते हैं, ओके, और एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हैं, इसका हाफ 1/2 ए क्रॉस बी, ओके। अब गाइस आता है ग्रेडियंट, तो गाइस ध्यान रखना जो ग्रेडियंट होता है ना, जो ग्रेड होता है वो हमेशा स्केलर क्वांटिटी का निकलता है, ओके, ग्रेड किसका निकलता है, स्केलर क्वांटिटी का, तो गाइस लेट फाइव बी ए स्केलर फंक्शन, स्केलर फंक्शन क्या होता है, जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, और ग्रेड क्या होता है, ग्रेड होता है डेल ओवर डेल एक्स आई कैप, डेल ओवर डेल वाई जे कैप, डेल ओवर डेल जेड के कैप, ठीक है, तो गाइस ये किसका निकलता है, स्केलर क्वांटिटी का, तो डेल फाई जो आपका आ जाएगा वो ये आ जाएगा, और इसने डेल फाई को वेक्टर फॉर्म में लिख दिया है, डेल फाई डेल एक्स, एक्स की डायरेक्शन वाई जेड, ओके, तो गाइस ये हमेशा स्केलर फील्ड पे मतलब स्केलर फंक्शन पे लगता है, और जो इसका रिजल्ट आता है वो एक वेक्टर फील्ड आ जाता है, तो देखो फाइव पहले क्या था, स्केलर था, लेकिन जब आपने ग्रेड लगाया तो देखो आई कैप जे कैप के कैप उसकी डायरेक्शन भी आ गई, तो कन्वर्ट्स अ स्केलर फील्ड इनटू अ वेक्टर फील्ड, है ना, एंड इट्स मैग्नीट्यूड गिव द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज, तो ये रेट ऑफ चेंज को बताता है। अब डाइवर्जेंस क्या होता है
ध्यान रखना से डाइवर्जेंस होता है ना, डाइवर्जेंस जो होता है वो हमेशा ना वेक्टर फील्ड पे मतलब वेक्टर फंक्शन पे लगता है, फंक्शन वेक्टर होना चाहिए। तो गाइस ऊपर हमने देखा तो जो फाई था ना, फाई वो तो स्केलर फंक्शन, लेकिन यहाँ पे एफ क्या है, ये वेक्टर है। कैसे वेक्टर है, देखो इसकी डायरेक्शन दे रखी है, आई कैप जे कैप के कैप। ओके तो गाइस, तो जब आप इसकी वेक्टर प्रोडक्ट करोगे तो लाइक मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ, आई कैप जे कैप ई कैप जेड ई कैप, और ये आ जाएगा पी आई कैप जे कैप लास्ट के कैप। ओके इसकी इससे प्रोडक्ट होगी, इसकी इससे प्रोडक्ट होगी, इसकी इससे प्रोडक्ट होगी, ये है डेल डॉट एफ वेक्टर। ओके तो ये आ जाएगा डेल पी ओवर डेल एफ, डेल क्यू ओवर डेल वाई, डेल आर ओवर डेल जेड। तो गाइस इसमें आई जे के तो आ ही नहीं रहा है, मतलब कोई डायरेक्शन आ ही नहीं रहा है, मतलब स्केलर क्वांटिटी। तो कन्वर्ट द वेक्टर फील्ड इनटू स्केलर फील्ड। ओके और हाँ ये जो है जिसमें वो रेट ऑफ चेंज बताया था, ये आउटवर्ड फ्लक्स फ्लक्स को बताता है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट नोट है वो ये वाला है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो गाइस कभी भी आपको जैसे गिवन हो कि जो आपका जो फंक्शन है कि वो क्या है, इनकम्प्रेसिबल है या सोलेनॉइडल फील्ड है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, उसका जो डाइवर्जेंस ऑफ एफ होगा वो जीरो होगा। इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके तो इसको आपको याद रखना है। अब ऐसे कर्ल, कर्ल जो होता है वो हमेशा वेक्टर फील्ड पे लगता है और वेक्टर ही देता है। तो इस कर्ल निकालने का ये फॉर्मूला होता है आई जे के डेल ओवर डेल एस डेल ओवर डेल वाई, और जो फंक्शन के में दिया हो पी क्यू आर, तो वो हम ऐसे लिख सकते हैं। फिर बस क्या करना है आपको, डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है, तो वो ये आ जाएगा। और ये कन्वर्ट्स अ वेक्टर फील्ड इनटू अ वेक्टर फील्ड। ओके तो इस जो ग्रेडियंट था वो हमें क्या बताया था, रेट ऑफ चेंज। डाइवर्जेंस क्या बता रहा है, आउटवर्ड फ्लक्स। और ये क्या बताता है, ये रोटेशन को बताता है। और हाँ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर कोई फंक्शन इरोटेशनल है तो उसका जो कर्ल ऑफ एफ होगा वो जीरो होगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप ध्यान रखना, जब भी कहीं इरोटेशनल लिखा हो तो आपको उसका कर्ल एफ क्या करना है, जीरो करना है। ओके आई होप गाइज आपको समझ आया होगा। तो गाइज मैंने इसमें काफ़ी कुछ कवर करने की कोशिश की है ताकि आप शॉर्ट रिवीजन कर सके। ओके थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।